होती है एक ओल्ड मैन से जो पेन से लिखते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करता है। शल्तियार वॉन द क्रेम्सले, अनक्स एम्पायर का चांसलर। क्रेम्सले डिस्क्राइब करता है कि वो लॉयल सर्वेंट है जिसने मास्टर की सेवा के प्लेजर को वैम्पायर किंग बनने की ग्लोरी से ऊपर रखा। वो कहता है कि वो अपने मास्टर की लिमिटलेस अचीवमेंट्स लिखने के लिए ये रिकॉर्ड छोड़ रहा है। कहानी शुरू हुआ था उस दिन से जब आसमान पर्पल लाइटनिंग से फटा था और उसी चमक के बीच एक आदमी दूसरी दुनिया से उतरा था। वो आदमी इस वर्ल्ड में आते ही एनक्स कॉन्टिनेंट को कॉन्कर करता है। सब लोग एनक्स कॉन्टिनेंट के एम्परर के नाम पर चीयर करते हैं और उसकी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। चांसलर क्रेम्सले अपने मास्टर के पास जाता है और कहता है कि अब सारी डिमेंशंस उसके कदमों में हैं। लेकिन एम्परर धीमी आवाज में कहता है कि आखिर में कोई भी उसके होमलैंड के बारे में कुछ नहीं जान पाया। क्रेम्सले उसे देखता है और समझ नहीं पाता कि मास्टर के भीतर कैसी उदासी है। क्रेम्सले नरेशन जारी रखता है। ये आदमी उसका मास्टर है जिसने केवल 50 सालों में पूरा कॉन्टिनेंट जीत लिया। क्रेम्सले बताता है कि उसका मास्टर इतनी पावर रखता है कि बस सोचने से लाखों डेड को कंट्रोल कर लेता है और उसकी तलवार माउंटेन्स को चीर देती है, यहां तक सीज को भी डिवाइड कर देती है। वो अनक्स एम्पायर का इमॉर्टल एम्परर है जो लिविंग और डेड दोनों का राजा है। क्रेम्सले लिखता है कि अनगिनत लोग उसकी पावर के आगे झुकते हैं और जो भी उसे चुनौती देता है वो अनडेड बनकर उसकी इटर्नल लॉयल्टी की कसम खाता है। ड्रैगन्स जिन्होंने कॉन्टिनेंट को टेरर में डाला था, डीमन किंग, डीमन वर्ल्ड के 7 आर्चड्यूक्स, मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड का हेवनली डेमॉन, यहां तक कि वर्ल्ड ट्री का स्पिरिट किंग भी सब उसके सामने गिर चुके हैं। अनक्स से जुड़ी सारी डिमेंशंस उसके कंट्रोल में हैं, लेकिन क्रेम्सले सोचता है कि उसका मास्टर क्या चाहता है और जवाब सिंपल है, वो अर्थ वापस जाना चाहता है। मगर हर डिमेंशन घूमने के बाद भी रास्ता नहीं मिलता। आखिरकार वो अपने थ्रोन से सब वैसल्स को बुलाता है और कहता है कि वो अब टायर्ड है और अब वो लॉन्ग स्लीप चाहता है। फॉलोअर्स शॉक में होते हैं और कोई पूछता है कि इसका मतलब क्या है। एक स्केलेटल लिच कहता है कि वे मास्टर के लिए खोज जारी रखेंगे, लेकिन एम्परर कहता है कि अब लौटने का कोई मतलब नहीं। 300 साल बीत चुके हैं, उसका परिवार, उसके दोस्त सब मर चुके हैं और अब बहुत देर हो चुकी है। वो नया आदेश देता है कि अब सब लोग उसके इटर्नल रेस्ट का रास्ता ढूंढें। पैलेस में रोने की आवाजें गूंजती हैं, लेकिन एम्परर का ऑर्डर कोई नहीं बदलता। एम्परर के ऑर्डर पर सीनियर लिचेस एक विशाल डिसइंटीग्रेशन मैजिक सर्कल बनाते हैं जो सब कुछ डिवॉर कर सकता है। एम्परर उसे देखता है और कहता है कि शायद अब वो सबको फिर से देख सकेगा। वो अकेला उस डिसइंटीग्रेशन मैजिक सर्कल की ओर बढ़ता है। क्रेम्सले पीछे दौड़ता है, उसे पुकारता है और कहता है कि वो मौत में भी उसकी सेवा करेगा। जैसे ही एम्परर का कदम मैजिक सर्कल में पड़ता है, डिसइंटीग्रेशन मैजिक एक्टिवेट होता है। एम्परर के पीछे क्रेम्सले भी मैजिक सर्कल में कदम रखता है और तेज लाइट चमकती है। सब कुछ खत्म होता दिखता है। प्रेजेंट में एक आवाज आती है कि लाइट्स क्यों बंद हैं, जो क्रेम्सले को स्टार्टल्ड कर देती है। एम्परर अब अपने अर्थ की बॉडी में है। नाम है कांगजोन और उसकी बाहों में एक बेबी गर्ल है। वो क्रेम्सले को डांटता है कि घर में रहते हुए वो लाइट बंद क्यों रखता है। क्रेम्सले अब मॉडर्न स्पोर्ट्स वेयर पहने सिर पकड़कर कहता है कि सबसे अंधेरी रात में भी एक कैंडल सूरज से ज्यादा चमकती है। कांगजोन घूरता है और कहता है कि अगर किसी बात की शुरुआत विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट से करनी पड़े तो वो बात बोलनी ही नहीं चाहिए, और क्रेम्सले शर्म से गला साफ करता है। वो पूछता है कि मास्टर अभी तक सोए क्यों नहीं। कांगजोन कहता है कि मजाक कर रहा है क्या, बेबी नहीं सो रही इसीलिए वो भी नहीं सो सकता। क्रेम्सले झुककर माफी मांगता है, लेकिन कांगजोन कहता है कि धीरे बोले वरना बेबी जाग जाएगी। तभी बेबी सच में रोने लगती है। कांगजोन गुस्से में कहता है कि अब उसने उसे जगा दिया, अब वही बेबी को संभाले। क्रेम्सले हमेशा की तरह विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट से शुरू करता है और कहता है कि शायद बेबी भूखी है। कांगजोन जवाब देता है कि उसे अभी बेबी फूड खिलाया है। फिर क्रेम्सले कहता है कि शायद उसका डायपर गंदा है, मगर कांगजोन कहता है कि नहीं, वो साफ है। आखिर में क्रेम्सले कहता है कि अपनी हम्बल नॉलेज से वो नहीं समझ पा रहा कि बेबी क्यों रो रही है, और कांगजोन उसे यूजलेस कहता है। क्रेम्सले फिर से अपनी बुक में लिखने के लिए बैठता है। तभी कांगजोन की आवाज आती है कि लेट नाइट स्नैक आ गया है। लेट नाइट स्नैक्स सुनकर क्रेम्सले की आंखें चमक उठती हैं। कांगजोन कहता है कि चिकन है और क्रेम्सले चिकन चिल्लाते हुए कमरे से भागता है। बुक से नरेशन जारी रहती है। क्रेम्सले ने लिखा था कि मैजिक सर्कल की फेलियर से उसका मास्टर आखिर अपने होमलैंड लौट आया और वहां उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि उसने कभी शादी नहीं की, कभी किसी से प्यार नहीं किया। और फिर फ्रेम में कांगजोन की बेटी के रूप में एक रेड हेयर टाई दिखती है। फिर सीन चिकन और ड्रिंक्स पर कट होती है। प्रेजेंट में कांगजोन, क्रेम्सले और बेबी सोल टेबल पर बैठे चिकन खा रहे हैं और क्रेम्सले मुस्कुराकर कहता है कि चिकन हमेशा की तरह डिलिशियस है। कांगजोन की बहन सुबिन बूढ़े क्रेम्सले से कहती है कि वो आराम से खाए। सुबिन सोल को गोद में लेने का ऑफर देती है ताकि कांगजोन आराम से खा सके। फिर वो पूछती है कि क्या कांगजोन आज भी घर पर ही रहा
और कहती है कि शायद उसे अब भी थोड़ा कंफ्यूजन है। कांगजोन खाते हुए कहता है कि घर पर रहना एक्चुअली आरामदायक है और वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड नहीं है। सुबिन उसे ध्यान से देखती है और कहती है कि वो सच में कंफ्यूज्ड होगा, खासकर इतने बड़े हादसे के बाद। कांगजोन फिर कहता है कि वो सच में ठीक है, लेकिन सुबिन उसे रोक देती है और कहती है कि उसे दिखावा नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ शुक्रगुजार है कि वो जिंदा लौट आया। वो उसे याद दिलाती है कि वो पहले गेट इंजीनेंट में गायब हो गया था। सुबिन सोचती है कि कितने साल गुजर गए होंगे और कहती है कि कांगजोन सालों तक गेट के अंदर फंसा था, इसलिए उसका जल्दी नॉर्मल होना इम्पॉसिबल है। कांगजोन सोल को पकड़कर कहता है कि उसने 1000 बार बताया है कि वो गेट में फंसा नहीं था, उसे अचानक एनक्स नाम के कॉन्टिनेंट में समन किया गया था। सुबिन व्यंग्य भरे लहजे में कहती है कि अब वो फिर से उसी स्ट्रॉन्ग एम्परर वाली कहानी शुरू करेगा क्या। कांगजोन शांत भाव से कहता है कि वो सच्चाई ही बता रहा है। सुबिन फिर क्रेम्सले की ओर इशारा करती है और पूछती है कि ये एल्डरली जेंटलमैन कौन है। क्रेम्सले विनम्र होकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और कांगजोन कहता है कि वो उसका पुराना एडवाइजर है। वो बताता है कि क्रेम्सले उसकी मदद करता था और स्टेट अफेयर्स पर डिस्कस करता था। क्रेम्सले सिर झुकाकर जोड़ता है कि एक वफादार सेवक के रूप में वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी संभालता था। सुबिन, जो खुद एक फैक्ट्री वर्कर है, सटायर में सिर हिलाती है और कहती है कि गेट सर्वाइवर्स को अक्सर मेंटल ब्रेकडाउन या स्पीच लॉस हो जाता है। उसे खुशी होती है कि कांगजोन और क्रेम्सले को बस हल्के डिल्यूजन्स हैं। कांगजोन इरिटेट होकर कहता है कि भले ही वो उसकी बहन है, उसे पागल कहना गलत है। सुबिन उसे थपथपाती है और कहती है कि 3 साल बाद लौटने पर ऐसा होना नॉर्मल है। वो उसे समझाती है कि अब उसके पास सोल है, वो यंग है और उसे बस एडजस्टमेंट पर फोकस करना चाहिए। वो वादा करती है कि जब तक कांगजोन संभल नहीं जाता, वो सब मैनेज करेगी। सुबिन फिर क्रेम्सले से कहती है कि जब तक चाहे वो यहां रह सकता है और क्रेम्सले झुककर सुबिन को धन्यवाद देता है। कांगजोन सोल की तरफ देखता है, जो अपनी बीआईब के धागे खोलकर खेल रही है। वो मुस्कुराकर कहता है कि वो उसके लिए बांध देगा। धागे पकड़ते हुए वो कैजुअली कहता है कि पहले वो खुद ही गद्दारों के लिए फांसी के नॉट्स बनाता था। सोल मासूमियत से उसे देखती है और कुछ शब्द दोहराने की कोशिश करती है। कांगजोन गंभीर चेहरा बनाकर कहता है कि ध्यान से देखे, अगर नॉट टाइट हो तो गर्दन तुरंत टूट जाती है। तभी सुबिन अचानक चीखती है और हैरान होकर पूछती है कि वो एक बच्चे से क्या बातें कर रहा है। कांगजोन काल्म होकर कहता है कि वो बस पैटर्नल एजुकेशन दे रहा है। सुबिन गुस्से में उसे रोकती है और कहती है कि अब से कोई डरावनी बात नहीं। कांगजोन बड़बड़ाता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। वो नैपकिन से सोल का चेहरा साफ करता है। इतने में सोल कांगजोन की गोदी में बड़े आराम से सो जाती है। ये देखकर सुबिन कहती है कि सोल को अपने पिता का टच पसंद है। कांगजोन उसे गोद में उठाता है और जब वो नींद में झुकने लगती है तो कहता है कि वो उसे कमरे में सुला देगा। वो सोल के कमरे में जाता है और उसे धीरे से बेड पर लिटाता है। वो सोल को गर्म नजर से देखते हुए सोचता है कि ये उसकी अपनी बेटी है, जो उसके एनक्स कॉन्टिनेंट में समन होने के दौरान पैदा हुई। यादों में सुबिन उसे बताती है कि बच्ची का नाम ली सोल है और उसकी मां चाइल्ड बर्थ में मर गई थी। कांगजोन जवाब देता है कि ये बात 300 साल पुरानी है। सुबिन एक पल को चुप होकर बस कहती है कि जो भी हो, वो उसकी बेटी है और उसे अच्छा बर्ताव करना चाहिए। प्रेजेंट में कांगजोन सोल के पास बैठता है और सोचता है कि उसकी जिंदगी उतनी भी बुरी नहीं है। उसे याद आता है कि एनक्स कॉन्टिनेंट में सनसेट के टाइम क्रेम्सले ने उससे पूछा था अगर वो कभी होमलैंड लौटे तो क्या करेगा। कांगजोन ने जवाब दिया था कि वो बस एक शांत ऑर्डिनरी जिंदगी जीना चाहता है, जहां कोई उसे नोटिस ना करे। अब वो सोल को ब्लैंकेट से ढकता है और सोचता है कि शायद इसी तरह बच्चे को पालना और जीना भी एक ऑर्डिनरी जिंदगी है। वो उठता है और डेस्क पर रखे कुछ पेपर्स देखता है। जब वो उन्हें उठाता है तो बिल्स और पेमेंट नोटिसेस दिखते हैं। फिर सीन अगले दिन दोपहर को कट होती है और कांगजोन कहता है कि उन्हें एक प्रॉब्लम हो गई है। वो सोल को स्पून से खाना खिला रहा है और पीछे क्रेम्सले खड़ा है। क्रेम्सले चिंतित होकर पूछता है कि कैसी प्रॉब्लम, मगर कांगजोन सोल को फीड करते हुए पूछता है कि खाना कैसा है। क्रेम्सले हैरान होकर अंदर ही अंदर सोचता है कि क्या ग्रेट मास्टर के मुंह से प्रॉब्लम शब्द सच में निकल रहा है। कांगजोन उसे पेपर्स पढ़ने को कहता है। क्रेम्सले पहले अनपेड फोन बिल्स की नोटिस पढ़ता है, फिर वाटर शट ऑफ का वार्निंग, फिर इलेक्ट्रिसिटी सस्पेंशन और गैस कट ऑफ का नोटिस। कांगजोन कहता है बस अब काफी है। क्रेम्सले झुककर पूछता है कि क्या ये सब लेट पेमेंट्स की मांग है। कांगजोन सिर हिलाकर कहता है कि हाँ, और लगता है सुबिन ने कुछ नहीं बताया, लेकिन हालत पूरी तरह मैस है। क्रेम्सले हैरान होकर कहता है कि कोई रॉयल फैमिली से पैसे कैसे मांग सकता है। वो सुझाव देता है कि नोबल्स पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर खर्च पूरे किए जाएं। कांगजोन हंसी रोक नहीं पाता और सिर पकड़कर जोर से हंसने लगता है, जबकि क्रेम्सले डर जाता है और समझ नहीं पाता कि मास्टर को क्या हो गया। कांगजोन मिस्चीवस स्माइल के साथ कहता है कि इस दुनिया में उनकी हालत एनक्स के स्लेव्स जैसी है। वो कहता है कि यहां उन्हें मेहनत करनी पड़ती है,
दूसरों की सर्विस करनी पड़ती है और बदले में थोड़ा सा पैसा मिलता है। क्रेम्सले शौक में खड़ा रहता है। एक रॉयल वैम्पायर लिनिएज का आर्च ड्यूक जो कभी राज्य चलाता था, अब यहाँ एक मामूली आदमी बन गया है। वो घुटनों पर गिरकर इस स्लेव वाली बात को हजम नहीं कर पाता। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है और तय करता है कि असली फॉलोअर वही है जो कठिन समय में भी लॉयल्टी साबित करे। वो घुटनों पर झुककर कहता है कि वो फिर से एम्पायर खड़ा करने में मदद करेगा ताकि कांगजोन एक बार फिर थ्रोन पर लौट सके। कांगजोन हल्के स्वर में कहता है कि जैसा चाहे वैसा करे। फिर सोल को गोद में लेकर धीरे से कहता है कि अब उन्हें पैसे कमाने होंगे। कुछ टाइम बाद कांगजोन सोल को बेबी फूड खिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो मुंह खोले, लेकिन सोल जिद में सिर घुमा देती है। पास ही सुबिन खड़ी देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि उसने स्पेशली ब्लैक सेसमी से ये बेबी फूड बनाया था, पर लगता है सोल को ये पसंद नहीं। कांगजोन को याद आता है कि किसी ने कहा था, बच्चे को जबरदस्ती खिलाने से बेहतर है उसे खाने में इंटरेस्ट दिलाओ, उसे प्ले की तरह महसूस करवाओ। वो कहता है कि अब गेम खेला जाएगा और सुबिन और सोल दोनों उसकी तरफ उत्सुकता से देखते हैं। कांगजोन समझाता है कि ये कंपटीशन है, जो अपने खाने को जल्दी चबाकर निगल लेगा वो जीतेगा। स्पून उठाते हुए कहता है कि अगर सोल जीतती है तो आज जो चाहे कर सकती है। सोल की आंखों में एक्साइटमेंट चमकती है और वो खुशी से चिल्लाती है। सुबिन सोल को फीड करती है और हंसकर कहती है कि उसे अपने पापा को हराना है। कांगजोन चालाक मुस्कान के साथ सोचता है कि वो बहुत स्लो है। वो अपने अतीत को याद करता है, एनएक्स कॉन्टिनेंट पर, जहां उसे सीधे चॉइस में फेंक दिया गया था। सोचता है कि एब्सोल्यूट पावर तक पहुंचने का कारण बस एक था, उसने हर छोटी चीज में पूरी ताकत लगा दी थी, चाहे वो एक रैबिट को हंट करना ही क्यों ना हो। अचानक वो तेजी से खाने लगता है और सोल को सॉरी कहता है, क्योंकि इतनी धीमी स्पीड से सोल उसे कभी नहीं हरा पाएगी। सोल शॉक में देखती है, उसकी आंखें भर आती हैं और कुछ ही पल में वो रो पड़ती है। सुबिन दौड़कर उसे गोद में लेती है और गुस्से में पूछती है कि उसने उसे क्यों रुलाया। कांगजोन कहता है कि उसका ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन सुबिन कहती है कि लग तो ऐसा ही रहा था। कांगजोन अपनी रोती बेटी को देखता है और कहता है कि अगर उसे ये अनफेयर लगता है तो उसे स्ट्रॉन्गर बनना चाहिए। सुबिन चुप खड़ी रहती है, जबकि सोल और जोर से रोने लगती है। दूसरी तरफ क्रेम्सले अपनी नोटबुक में लिखता है कि एम्परर ने आज सुबह प्रिंसेस को फूड ड्यूअल में चैलेंज किया। मैजेस्टी ने पूरी कोशिश की और 3 साल की प्रिंसेस से जीत छीन ली। वो खिड़की से बाहर देखते हुए लिखता है कि उसे एम्परर के फ्यूचर एक्शंस को लेकर थोड़ा कंसर्न महसूस होता है। बाद में कांगजोन सोल को पकड़कर सुबिन से पूछता है कि क्या वो आज बाहर जा सकता है। सुबिन सफाई करते करते रुकती है और हैरान होकर पूछती है कि अचानक क्यों। वो कहती है कि आज उसकी छुट्टी है और वो सोल को संभाल लेगी, लेकिन उसे अकेले बाहर जाने देना ठीक नहीं। क्रेम्सले हंसते हुए बीच में बोलता है कि कोई चिंता नहीं, वो साथ रहेगा। मगर सुबिन चौंक कर पूछती है कि वो भी जा रहा है क्या। फिर सीन बस पर कट होती है। कांगजोन और क्रेम्सले बस में दिखते हैं। सफर के दौरान कांगजोन को सुबिन से उसकी बातचीत याद आती है, जब उसने माना था कि उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा। वो बताती है कि जिस मोहल्ले में वे रहते हैं वो अनसेफ है, इसलिए किराया सस्ता है, लेकिन अब वो डिपॉजिट इस्तेमाल कर रही है। कांगजोन ने पूछा था कि उसकी बहन को कितना पैसे चाहिए, पर उसने कहा था कि वो संभाल लेगी और उसे खुद पर ध्यान देना चाहिए। फिर हंसकर बोली थी कि अगर इस हफ्ते खरीदा हुआ लॉटरी टिकट जीत गया तो करीब 1 अरब वुन मिलेंगे। तब वो किसी सुरक्षित जगह शिफ्ट हो जाएंगे और वो पूरी तरह सोल पर ध्यान दे पाएगी। उसने सोती हुई सोल की तरफ देखते हुए कहा था कि इस उम्र में उसे बस प्यार और अटेंशन चाहिए। बस में बैठे हुए कांगजोन सोचता है कि ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसे पैसे से सॉल्व किया जा सकता है। वो क्रेम्सले से कहता है कि उसने इस पर विचार किया है। उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए क्रेम्सले को एक नई पहचान चाहिए। क्रेम्सले पूछता है कि क्या वो उसके नाम की बात कर रहा है। कांगजोन हाँ कहता है और बताता है कि उसने उसके लिए इस दुनिया के हिसाब से परफेक्ट नाम सोचा है। क्रेम्सले उत्साहित होकर सोचता है कि उसका महान एम्परर अब उसे नया नाम देने वाला है। कांगजोन कहता है कि अब से वो शल्तियर वॉन द क्रेम्सले नहीं, बल्कि चॉय डोल्सो है। क्रेम्सले कंफ्यूज्ड होकर नाम दोहराता है और सोचता है कि उसे इस दुनिया में आए ज्यादा समय नहीं हुआ, पर यह नाम कुछ अजीब। तभी कांगजोन उसका चेहरा देखता है और पूछता है कि उसे नाम पसंद नहीं आया क्या, मगर क्रेम्सले तुरंत सिर हिलाकर इनकार करता है। कांगजोन समझाता है कि डोल्सो नाम लॉयल्टी का सिंबल है। डोल मतलब रॉक, सो मतलब स्टील, और ये नाम सबसे लॉयल फॉलोअर्स को दिया जाता है। वो कहता है कि अगर पसंद न हो तो बदल देगा, लेकिन क्रेम्सले जल्दी से बोल पड़ता है कि वो कैसे एम्परर के दिए नाम की वैल्यू पर सवाल उठा सकता है। कांगजोन कहता है कि अच्छा है, उसे नाम पसंद आया, और मन ही मन सोचता है कि ये नाम बोंगू गेदोंग से तो कहीं बेहतर है, जो पहला नाम था जो उसके दिमाग में आया था। फिर बस शहर के स्टेशन पर रुकती है और कांगजोन कहता है कि अब वो पहुंच गए हैं और उन्हें उतरना चाहिए। डोल्सो यानी क्रेम्सले उतरते हुए आसपास देखता है और पूछता है कि अब कहां जा रहे हैं। कांगजोन जवाब देता है कि वो लोग गेट की ओर जा रहे हैं। डोल्सो की आंखें चमक उठती हैं
वो सोचता है कि गेट जरूर किसी मॉन्स्टर से भरी जगह होगी। वो हंसकर कहता है कि मास्टर ने बहुत सही डिसीजन लिया। कांगजोन पूछता है कि वो इतना एक्साइटेड क्यों है। डोल्सो फिलोसोफर अंदाज में कहता है कि चाहे तलवार कितनी भी महान क्यों ना हो, अगर उसे लंबे समय तक शीत में रखो तो वो डल और रस्टी हो जाती है। वो जोड़ता है कि इतने समय बाद फिर से बैटलफील्ड पर लौटने की सोच ही उसे थ्रिल देती है। चलते चलते कांगजोन कहता है कि शायद ये काम थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वे अंदर हंटर्स की तरह नहीं बल्कि पोर्टर्स की तरह जाएंगे। ये सुनकर डोल्सो कंफ्यूजन में रुक जाता है। कांगजोन समझाता है कि हंटिंग करने के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड चाहिए, जिसकी कीमत पर पर्सन 1 मिलियन वॉन है। ये सुनकर डोल्सो सड़क पर घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि उसके मास्टर किसी हालत में पोर्टर का काम नहीं करेंगे। लोग रुककर देखने लगते हैं और कांगजोन कहता है कि ड्रामा बंद करे क्योंकि सब देख रहे हैं। लेकिन डोल्सो जिद में कहता है कि चाहे गले पर तलवार रख दी जाए, वो ये नहीं होने देगा। कांगजोन का चेहरा धीरे धीरे अंधेरा पड़ता है और वो इंपोजिंग आवाज में पूछता है कि क्या सच में उठेगा नहीं। फिर तेज लहजे में पूछता है कि क्या वो मरना चाहता है। डोल्सो डर जाता है और उसे याद आता है हेवनली डेमन, जो मास्टर की वार्निंग अनसुनी करके खत्म हो गया था। वो तुरंत उठता है और माफी मांगता है। कांगजोन उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि वो जानता है ये सब उसकी लॉयल्टी से आया है। फिर उसे शांत करता है कि पोर्टर का डेली वेज करीब 3 लाख वॉन है। बस कुछ दिन काम करके रजिस्ट्रेशन फी और बिल्स भर लेंगे, फिर ये जॉब छोड़ देंगे। तभी सीन के बाहर कोई दूसरे आदमी की साउंड आती है। वो आदमी पास आता है, हंटिंग क्लोथ्स में, पीठ पर बैकपैक लटकाए, और पूछता है कि क्या वे आज के डी रैंक गेट के पोर्टर एप्लीकेंट्स हैं। फिर सीन पर्पल ग्लो से जगमगाता गेट के पास कट होती है। गार्ड्स और कुछ पासर बाय गेट के चारों ओर स्प्रिटेड होते हैं। कांगजोन सरप्राइज से देखता है कि लोग गेट के पास से ऐसे गुजर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किम बोंगू नाम का सी रैंक हंटर आगे आता है और उन्हें बाकी हंटर्स से मिलवाता है। एक बड़ा बॉल्ड हंटर ली बोंगचुल झुंझलाते हुए कहता है कि ओल्ड मैन और स्किनी बॉय जैसे पोर्टर्स कैसे काम कर सकते हैं। डोल्सो शांत रहते हुए कहता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, वो काम कर सकता है, और खुद का इंट्रोडक्शन देने लगता है। लेकिन बोंगचुल मॉक करते हुए बीच में कट करता है। बोंगचुल समझाता है कि पोर्टर्स का काम इतना कठिन है कि इवन स्ट्रांग लोग इसे संभाल नहीं सकते, और पूछता है कि ओल्ड मैन और स्किनी बॉय यहां क्या करेंगे। डोल्सो मास्टर की तरफ विस्पर करता है कि क्या उन्हें मार देना चाहिए, लेकिन कांगजोन फर्मली कहता है कि अभी टाइम नहीं आया। कांगजोन याद दिलाता है कि पोर्टर्स के रूप में उन्हें सिर्फ कुछ दिन काम करना है ताकि आईडी कार्ड्स के लिए पैसा जमा कर सकें। डोल्सो अब मास्टर की सोच समझ पाता है और एडमिरेशन के साथ सोचता है कि उसे लगभग मिस्टेक हो जाता अगर विजडम नहीं होती। कांगजोन आगे बढ़कर पूछता है कि स्क्वाड का लीडर कौन है, और बोंगू जवाब देता है कि वो लीडर है। कांगजोन पूछता है कि क्या बोंगू उनके अनरिलायबल अपीयरेंस के कारण हायर करने में हेजिटेट कर रहा है, और बोंगू एडमिट करता है, मगर कांगजोन बोलता है कि वे इतने स्ट्रांग हैं कि उन्हें कोई ट्रबल नहीं होगा। बोंगू हेजिटेशन में सोचता है कि क्या करे, फैमिली हॉस्पिटल में है और बहुत पैसे की जरूरत है। आखिरकार वो डिसाइड करता है कि उन्हें टीम में एक्सेप्ट करेगा क्योंकि गेट मिस नहीं कर सकता। बोंगचुल शॉक से देखता है, मगर बोंगू समझाता है कि ये डी रैंक गेट है और कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं होगा क्योंकि वो दोनों हैंडल कर सकते हैं। बोंगू फाइनेंशियल सिचुएशन याद करता है, माँ की हॉस्पिटल बिल्स, बहन की एकेडमी फीस, फील्ड ट्रिप के खर्च, और बोंगचुल अनिच्छा से सहमत होता है। बोंगू धन्यवाद देता है और बोंगचुल कहता है कि धन्यवाद की जरूरत नहीं, और साथ में एफ रैंक हंटर भी है। बोंगचुल रीजनिंग देता है कि एफ रैंक हंटर फाइटिंग में उपयोगी नहीं होगा, लेकिन लज्जुन उठाने में मदद कर सकता है। कांगजोन ध्यान से देखता है और सोचता है कि कोई और भी है। तभी बोंगचुल एफ रैंक हंटर की ओर देखता है और उसे दौड़ने के लिए कहता है। एफ रैंक हंटर पंटिंग करते हुए आता है और अपोलोजाई करता है। बोंगचुल कॉफी लेता है और बैकग्राउंड में कांगजोन सोचता है कि लोअर रैंक्ड हंटर को सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अर्थ अब एनक्स कॉन्टिनेंट से अलग नहीं, जहां स्ट्रॉन्ग वीक को प्रे करते हैं। फिर बोंगचुल बैग्स जमीन पर फेंकता है और शाउट करता है कि सब क्या कर रहे हैं। बोंगचुल एफ रैंक हंटर से रूड होकर कहता है कि पोर्टर्स की मदद के लिए पीछे रहो। बोंगचुल कंटिन्यू करता है कि एफ रैंक हंटर के फ्रंट में जाने से सिर्फ हिंड्रेंस होगा, और एफ रैंक हंटर समझ जाता है। फिर बोंगचुल मुड़कर कांगजोन को इग्नोरेंट कहता है और फिंगर पॉइंट करते हुए वार्निंग देता है कि वहां उसे अपनी लाइफ की चिंता करने का लग्जरी नहीं है, इसलिए उन्हें स्लो करने की हिम्मत मत करना। वो सेम चीज डोल्सो को भी बोलता है और डोल्सो एंग्री होकर सोचता है कि ये इंसोलेंट स्काउंड्रल ऐसे कैसे बोल सकता है। फिर बोंगचुल आगे बढ़ता है और एफ रैंक हंटर बैग्स उठाते हुए बताता है कि वो हैवीएस्ट लगेज उठाएगा। कहता है कि वो एफ रैंक है, लेकिन अवेकेंड है जो कॉम्बैट में यूजलेस हो सकता है, लेकिन बैग्स आसानी से उठा सकता है। कांगजोन उसकी बात को अग्री करते हुए बैग हैंड ओवर करता है। फिर कांगजोन के घूरने पर वो हंटर पूछता है कि कांगजोन उसे इस तरह क्यों स्टार कर रहा है। कांगजोन सीरियसनेस के साथ एडवाइस देता है कि आज पैसा कमाना है, इसलिए कोई ट्रबल नहीं चाहिए,
जिससे हंटर कंफ्यूज्ड हो जाता है। कांगजोन शार्प गेज देता है और हंटर को कहता है कि आज उसे कम से कम एंड तक वीक और नाइव होने का एक्ट करना है। वो कोल्डली कहता है कि सिर्फ लगेज उठाओ और क्वाइटली वापस जाओ। फिर वो डोल्सो से चलने को कहता है और डोल्सो अग्री करता है। एंट्रेंस ऑफिस पहुंचते ही कांगजोन इंटरनली सोचता है कि क्या ये एंट्री प्रोसीजर है। डेस्क के पीछे बैठा एम्प्लॉई बोंगू से बोलता है कि उनका रिजर्वेशन कंफर्म है गुरो डिजिटल कॉम्प्लेक्स स्टेशन के पास वाले गेट के लिए और वो अब अंदर जा सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉई चेतावनी देता है कि भले ही ये डी रैंक गेट है, हाल ही में यहाँ कई फेटल एक्सीडेंट्स हुए हैं। बोंगू चिंतित होकर वही शब्द दोहराता है तो एम्प्लॉई बताता है कि इसे अब इन्वेस्टिगेशन साइट घोषित किया गया है और कहता है कि डिफिकल्टी ज्यादा नहीं है, लेकिन वजह अब तक अननोन है, इसलिए सावधान रहें। बाहर ग्लोइंग पर्पल गेट दिखाई देता है। सभी पार्टी मेंबर्स गेट में एंटर करने के लिए गेट के आगे खड़े होते हैं। बोंगू, बोंगचुल और एफ रैंक हंटर गेट के अंदर जाते हैं। कांगजोन डोल्सो से कहता है कि अब उन्हें भी जाना चाहिए और डोल्सो सहमति में जवाब देता है। दोनों भी गेट में एंटर करते हैं। अंदर पहुंचते ही कांगजोन के सामने काला वॉइड फैल जाता है जिसमें सिस्टम इंटरफेस दिखाई देता है। उस पर लिखा आता है प्लेयर इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, प्लेयर्स की कॉम्बैट स्ट्रेंथ डिटरमिन हो रही है, प्लेयर्स की अचीवमेंट्स लोड हो रही है और प्रोग्रेस परसेंटेज बढ़ता जाता है। फिर दो फाइनल मैसेजेस दिखते हैं कि प्लेयर की फिजिकल एबिलिटीज स्टैंडर्ड को एक्सीड करती है, इसीलिए एक्यूरेट मेजरमेंट लोड नहीं हो सका और प्लेयर इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद टीम खुद को एक डार्क और डरावने जंगल में पाती है। बोंगचुल कहता है कि इस गेट में कुछ गड़बड़ लग रही है और बोलता रहता है कि क्या उन्हें नहीं बताया गया था कि यहाँ अनडेड टाइप मॉन्स्टर्स आएंगे। बोंगू पुष्टि करता है और कहता है कि उन्हें जल्दी खत्म करना होगा। कांगजोन चुपचाप उनके पीछे चलता है। तभी उसके सामने एक विशाल ब्लू सिस्टम विंडो खुलता है। उस पर लिखा है कि प्लेयर का नेम ली कांगजोन है, क्लास नेक्रोमांसर है और लेवल 1 है। नीचे उसके टाइटल्स और स्टैट्स सब क्वेश्चन मार्क से भरे हुए दिखाई देते हैं। विंडो बताती है कि उसका लेवल बहुत लो है, इसलिए फॉलोअर्स समन नहीं हो सकते। कांगजोन खुद से सोचता है कि ये क्या बकवास है। वो गहराई से विंडो देखता है और झुंझलाकर सोचता है कि लेवल 1 होना पूरी तरह बेहुदा है। उसे लगता है कि उसकी ताकत को कोई माप भी नहीं सकता। फिर यह सिस्टम कैसे करेगा? वो डिवाइन पावर के अर्थ पर सोचता है, फिर टाइटल्स की तरफ ध्यान देता है। वो मानता है कि शायद एब्सोल्यूट नेक्रोमांसर का टाइटल उसे तब मिला जब उसकी ब्लैक मैजिक 9th सर्कल पर पहुंची थी। डिमेंशन इन्वेडर देखकर सोचता है कि शायद वो तब मिला जब उसने कई डिमेंशंस को अर्थ लौटने के दौरान अनजाने में संकट में डाल दिया था। डीमन स्लेयर देखकर याद करता है कि शायद उसने लाखों डीमंस को मारा था और ड्रैगन स्लेयर टाइटल उसे उस वक्त मिला होगा जब उसने ड्रैगन को खत्म किया था। फिर द वन हु प्लंडर्ड द वर्ल्ड ट्री देखकर हंसता है, याद करते हुए कि उसने स्पिरिट वर्ल्ड से वो डिवाइन ट्री सिर्फ इसीलिए लिया था क्योंकि उसका पैलेस गार्डन खाली लग रहा था। उसे क्या पता था कि वो इतनी जल्दी सूख जाएगा। कांगजोन फॉलोअर्स सेक्शन देखता है और समझता है कि लेवल बढ़ने पर वो अपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉलोअर्स समन कर सकेगा। वो मुस्कुराता है और सोचता है कि अगर क्रेम्सले के अलावा वो इंपीरियल कोर्ट के मिनिस्टर्स, पैलेस, ट्रेजरी और मिलिट्री हेड्स को भी अर्थ पर बुला सके तो कितना कन्वीनियंट होगा। उसी वक्त बोंगचुल कांगजोन पर चिल्लाता है कि वो ध्यान भटकाकर उनकी जान जोखिम में डाल रहा है। फिर ग्रुप आगे चलते हैं। घना अंधेरा जंगल, सामने 3 हंटर्स और पीछे कांगजोन और डोल्सो की धीमी चाल। बोंगचुल घृणा भरी नजर से आसपास देखता है और कहता है कि ये जगह कितनी गंदी और भद्दी है। बोंगू सहमति में सिर हिलाता है, ये कहते हुए कि उन्हें जल्दी से ये खत्म कर यहां से निकल जाना चाहिए। एफ रैंक हंटर पीछे मुड़कर कांगजोन और डोल्सो की तरफ देखता है तो कांगजोन सोचता है कि क्या उन्हें बस उनके पीछे चलते रहना चाहिए। डोल्सो यानी क्रेम्सले धीरे से कांगजोन के पास झुककर फुसफुसाता है कि ये जगह हैरान कर देने वाली तरह से आरामदायक लग रही है। वो जोड़ता है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है मानो उसका थका हुआ शरीर और मन फिर से ताजा हो रहा हो। कांगजोन हल्के से जवाब देता है कि अच्छा है। वो चारों ओर डेंस जंगल को देखता है और सोचता है कि यहाँ तो अनडेड टाइप मॉन्स्टर्स होने चाहिए थे। उसके मन में आता है कि ये जगह कुछ कुछ डेडलैंड्स जैसी लग रही है, वही फॉरबिडन एरिया जो एनेक्स कॉन्टिनेंट पर हुआ करती थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, मानो उसे लंबे समय बाद किसी चीज में रिफ्रेशिंग एहसास हुआ हो। अचानक बोंगू हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा करता है। बोंगू तुरंत तैयार हो जाता है और उसके हाथों में नीली चमकती एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। बोंगचुल कहता है कि अब काम शुरू करने का वक्त आ गया है और बोंगू दृढ़ता से सिर हिलाता है। ठीक उनके सामने स्केलेटन मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं जो हर डायरेक्शन में गार्ड कर रहे होते हैं। बोंगू अपनी मैजिकल एनर्जी को इकट्ठा करता है और एक मैजिकल क्रिस्टल बनाता है। वो स्केलेटन मॉन्स्टर्स की ओर देखता है और ताकत से मैजिकल क्रिस्टल को स्केलेटन्स पर फेंकता है। हमला जोरदार धमाके के साथ स्केलेटन्स को चीर कर निकल जाता है। इस अटैक से दूसरे स्केलेटन्स अलर्ट हो जाते हैं। कांगजोन उस मैजिक एक्सप्लोजन को हल्के उत्साह से देखता है।
मैजिक एनर्जी लगातार स्केलेटन्स पर टूट पड़ती है। कांगजोन चुपचाप बैटल का इंस्पेक्शन करता है और सोचता है कि ये सब देखने में इंटरेस्टिंग है। इसी बीच बोंगचुल अपनी बड़ी शील्ड उठाकर हमले रोकता है और कई स्केलेटन्स को गिरा देता है। थोड़ी देर बाद जब लड़ाई खत्म होती है तो जमीन हड्डियों और टुकड़ों से भर जाती है। बोंगू राहत की सांस लेकर कहता है कि शायद बस इतना ही था, फिर आदेश देता है कि पहले माना स्टोन्स इकट्ठे करो, फिर आगे बढ़ेंगे। कांगजोन, डोल्सो और एफ रैंक हंटर टूटे हुए कब्रों और बिखरी हड्डियों के बीच से चमकते पर्पल पत्थर इकट्ठा करने लगते हैं। लेकिन तभी जमीन फिर से हिलती है और नई स्केलेटन्स की लहर हमला कर देती है। बोंगचुल गुस्से में चिल्लाता है कि क्या ये खत्म नहीं होंगे और बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। वो शील्ड से वार रोकता है और सामने के स्केलेटन पर गुस्से से चिल्लाता है कि उसकी नजरों से दूर हो। कांगजोन शांत लहजे में चेतावनी देता है कि उसे इस बार सावधान रहना चाहिए। ये सुनकर बोंगचुल चिढ़कर पूछता है कि उसका मतलब क्या है और कांगजोन जवाब देता है कि इनमें आर्चर्स भी हैं। बोंगचुल रिडिक्यूल भरे स्वर में कहता है कि ये सब बकवास है और तभी एरोज की बौछार उसकी ओर आती है। वो बड़बड़ाते हुए शील्ड ऊपर उठाता है मगर तीरों की चोट से शील्ड हिल जाती है। बोंगू और बोंगचुल दोनों शॉक में खड़े रह जाते हैं। उसी पल एक तीर सीधा कांगजोन के चेहरे की ओर आता है, लेकिन कांगजोन बिना हिले उसे हवा में आसानी से पकड़ लेता है। वो एरो को देखता है और हल्की झुंझलाहट से बुदबुदाता है कि ऐसा क्यों हुआ। ये देखकर बोंगू हैरान हो जाता है और सोचता है कि उसने ऐसा कैसे किया, जबकि बोंगचुल कहता है कि वो बस लकी निकला। फिर कांगजोन गुस्से में उनकी ओर मुड़ता है और उन्हें ध्यान न देने के लिए डांटता है। वो कमांडिंग स्वर में कहता है कि उनकी लापरवाही से वो लगभग मर ही गया था। बोंगू कांगजोन को ध्यान से देखता है और मन में सोचता है कि क्या वो सच में मरने वाला था। फिर महसूस करता है कि ऐसा नहीं था। वो नीचे गिरे एरो को देखता है और सोचता है कि क्या ये सच में सिर्फ लक थी। इसी बीच और स्केलेटन्स हमला कर देते हैं। बोंगू आदेश देता है कि पहले इन मॉन्स्टर्स को खत्म किया जाए और बोंगचुल भी साथ देता है, कहता है कि इन्हें खत्म करना जरूरी है। बोंगू अपनी मैजिकल एनर्जी एक्टिवेट करता है जबकि बोंगचुल डिफेंस स्टैंस में शील्ड पकड़कर डटा रहता है। दोनों हंटर्स आगे बढ़कर स्केलेटन से भिड़ते हैं। पीछे डोल्सो दर्द से सिर पकड़ता है और कराहते हुए अपने मास्टर को पुकारता है। उस वक्त कांगजोन उसके साथ एक रॉक पेपर सिजर्स खेल खेल रहा होता है। वो कहता है कि इस बार वो रॉक फेंकने का सोच रहा है, लेकिन शायद मन बदल दे, जबकि डोल्सो उससे मिन्नत करता है कि ये खेल बंद करे। कांगजोन पूछता है कि वो क्यों नहीं खेलना चाहता, मगर डोल्सो शिकायत करता है कि हर बार वही पिटता है और कहता है कि इससे अच्छा तो उसे मार देना बेहतर होगा। पीछे खड़ा एफ रैंक हंटर ये सब चुपचाप देखता है। वो सोचता है कि ये आदमी कांगजोन उसे कुछ देर से परेशान कर रहा है। उसे कांगजोन की पहले की चेतावनी याद आती है कि उसे अपना एक्ट जारी रखना है। वो महसूस करता है कि कांगजोन ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे उसे कुछ पता हो और सोचता है कि क्या ये आदमी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरो से जुड़ा है। इसी दौरान कांगजोन फिर से डोल्सो से पूछता है कि इस बार वो क्या फेंकेगा, लेकिन डोल्सो रिक्वेस्ट करता है कि वो ईमानदारी से खेले। एफ रैंक हंटर सिर हिलाता है और सोचता है कि ब्यूरो ऐसे पागल लोग नहीं भेज सकता। वो पीछे मुड़ता है और गंभीर चेहरे के साथ सोचता है कि वे अब मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। आगे बोंगचुल आखिरी स्केलेटन को खत्म करता है और कहता है कि शायद यही आखिरी था। बोंगू पुष्टि करता है कि आखिरकार सब खत्म हुआ। वो कहता है कि सबने मेहनत की और अब वापस चलना चाहिए। अचानक एफ रैंक हंटर चौंक कर चिल्लाता है और पूछता है कि वो सामने क्या देख रहा है। सब उसकी दिशा में देखते हैं। धुंध के पार दूर कहीं किसी पुराने मोनेस्ट्री या कासल की इमेज दिखती है। उसी वक्त बोंगू के सामने एक नीली सिस्टम विंडो उभरती है, जिस पर लिखा आता है कि हिडन डंजन अनलॉक्ड हो गया है और डीमन वर्शिपर्स मोनेस्ट्री अनलॉक्ड हो गया है। बोंगू हैरानी से सोचता है कि क्या ये सच में कोई हिडन डंजन है, और उसके दिमाग में एक चमक उठती है। वो जानता है कि ऐसे डंजन वही जगह होते हैं जहां लोग जैकपॉट मारते हैं, जहां प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स, रेयर मैजिक बुक्स और वो ट्रेजर्स मिलते हैं जो कहीं और नहीं मिलते। कभी कभी तो ऐसे डंजन में एलिक्सर्स भी छिपे होते हैं। बोंगू का दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है। वो अब सिर्फ एक ही चीज चाहता है, एक एलिक्सर ढूंढना, वही दवा जो उसकी मां को कोमा से जगा सकती है। वो याद करता है कि ऑक्शंस में ऐसे एलिक्सर्स कितने एक्सेसिव दामों में बिकते हैं, इतने कि वो कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। उसे एहसास होता है कि अगर उसे एक खुद मिल जाए तो यही उसका एकमात्र मौका है। वो अंदर ही अंदर ठान लेता है कि अब पीछे नहीं हटेगा और ऊंची आवाज में सबसे पूछता है कि हिडन डंजन के बारे में क्या करना चाहिए। बोंगचुल सिस्टम विंडो को देखता है और कहता है कि उसने पहली बार ऐसा कुछ सामने देखा है। वो सोचता है कि अगर ये रिपोर्ट किया गया तो ब्यूरो बस थोड़ा रिवॉर्ड देगा और सारे राइट्स अपने पास रख लेगा। बोंगू सुझाव देता है कि जब वो यहां तक आ ही गए हैं तो क्यों ना इसे खुद खत्म किया जाए। बोंगचुल शक में पड़ जाता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि उनकी ये टीम इसे पूरा कर पाएगी, और साफ कह देता है कि असली पावर तो बस उन्हीं दो में है। बोंगू उसे मनाने की कोशिश करता है कि अब वे काफी स्ट्रांग हो चुके हैं और ये गेट अभी भी डी रैंक के अंदर है, इतना डेंजरस नहीं होना चाहिए।
बोंगचुल की आंखों में ग्रीड चमक उठती है। वो सोचता है कि अगर इस बार अच्छा प्रॉफिट हुआ तो वो हमेशा के लिए रिटायर हो सकता है। फिर वो तीनों पोर्टर्स कांगजोन, डोल्सो और एफ रैंक हंटर की तरफ मुड़ता है और उनकी राय पूछता है। कांगजोन पूछता है कि क्या ये ओवरटाइम माना जाएगा और अगर हाँ तो ओवरटाइम पे कितना होगा। बोंगचुल अपना हाथ उठाता है और 5 उंगलियां दिखाकर कहता है कि वो यूजुअल से 5 गुना पे देगा, लेकिन